मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ लिख ना लूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। ये बातें हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थीं, जिन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध लेखक कहा जाता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास स्थित एक गांव लम्ही में हुआ था। दुनिया उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है, मगर ये उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था धनपत राय। लिखना शुरू करते समय उन्होंने पहले अपना नाम नवाब राय रखा, मगर कुछ समय के बाद उन्हें अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखना पड़ा। इसका कारण क्या था, मैं आपको आगे बताऊंगा। 7 साल की उम्र में उन्होंने उर्दू और पर्शियन की शिक्षा ग्रहण की। जब वो 8 साल के थे, तभी उनकी माँ चल बसी। कहते हैं कि यहीं से लिखने पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि उनकी माँ के मरने के कुछ समय बाद ही उनकी दादी का भी देहांत हो गया। उनकी सिर्फ एक ही बड़ी बहन थी और उनकी भी शादी हो चुकी थी, और उनके पिता काफी व्यस्त रहते थे। उनके पिता ने कुछ समय के बाद दूसरी शादी कर ली, मगर प्रेमचंद जी को अपनी सौतेली माँ से उतना प्रेम कभी नहीं मिला। ऐसे माहौल में उन्हें एकांत में रह के किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई। उन्होंने पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की कई किताबें पढ़ी। जब वो हाई स्कूल में थे, उस समय वो बहुत बीमार हो गए थे, जिसके कारण वो 2nd डिवीजन पास हुए। पैसों की कमी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बनारस के ही एक वकील के बेटे को पढ़ाने की नौकरी कर ली, जिसके लिए उन्हें 5 रुपए मिलते थे। वो 2 रुपए में अपना खर्च चलाकर 3 रुपए घर भेज देते थे। इसके बाद एक मिशनरी स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें टीचर की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रेमचंद जी ने स्वीकार कर लिया। उस नौकरी से उन्हें महीने के 18 रुपए मिलते थे। बाद में उन्हें एक सरकारी स्कूल में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। इसी समय उन्होंने अपना पहला लघु उपन्यास असरारे माबिद लिखा, जिसे हिंदी में देवस्थान रहस्य कहते हैं। ये लघु उपन्यास बनारस के एक उर्दू साप्ताहिक अखबार आवाज़े खल्क में प्रकाशित हुई। 1905 से वो भारत की राजनीति से काफी प्रभावित होने लगे, और इसका असर उनकी किताबों में भी दिखने लगा। वो अपनी कहानियों से समाज को आजादी के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने एक लेख में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखी, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे अनमोल रतन है हमारे खून की आखिरी बूंद, जिसे हमें देश की आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य कोई और नहीं है, और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लघु कहानियों की एक किताब सोज़े वतन लिखी, जो अंग्रेजों की नजर में आ गई। पुलिस ने प्रेमचंद जी के यहाँ छापा मारा और सोज़े वतन की लगभग 500 प्रतियां जला दी गईं। इसके बाद उन्हें अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रखना पड़ा। 1919 में प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास सेवा सदन लोगों को बहुत पसंद आया, और प्रेमचंद भारत में एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाने लगे। ये किताब पहले कलकत्ता में हिंदी में और लाहौर में उर्दू में प्रकाशित हुई, जिसके लिए उन्हें 450 और 250 रुपए मिले। अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा उन्हें शुरू से ही थी। 1919 में 39 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। 1921 में उन्होंने एक मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए लोगों से सरकारी नौकरियां छोड़ने के लिए कहा। प्रेमचंद जी भी इससे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि उनकी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद 5 दिन तक सोच विचार करने के बाद अपनी पत्नी की भी रजामंदी लेकर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बनारस चले गए। इसके बाद उन्होंने कई सारे उपन्यास और कहानियां लिखी। 1934 में वो हिंदी फिल्मों के लिए कहानियां लिखने की इच्छा से बॉम्बे पहुंचे, और अजंता सिनेटोन नामक एक प्रोडक्शन हाउस के लिए 1 साल तक स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया।
इसके लिए उन्हें 8,000 रुपए एक साल के मिलने थे। उन्हें लगा कि इससे उनकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने एक फिल्म मजदूर की स्क्रिप्ट लिखी। इस फिल्म में मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को बहुत करीब से दिखाया गया था, मगर इस फिल्म को बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे में रिलीज होने ही नहीं दिया। लाहौर और दिल्ली में फिल्म रिलीज तो हुई, मगर इसके असर से जब मजदूरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया तो वहां भी फिल्मों पर प्रतिबंध लग गया। प्रेमचंद जी को भी बॉम्बे का कॉमर्शियल माहौल अब पसंद नहीं आ रहा था और वहां जाने के एक साल के अंदर ही वो बॉम्बे छोड़कर इलाहाबाद चले गए, जहां उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। वो आमतौर पर सामाजिक परेशानियों के ऊपर वास्तविक परिस्थितियों पर ही कहानियां लिखते थे। साहित्य में अपने योगदान के लिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। हालांकि इससे उन्हें कोई ज्यादा आर्थिक लाभ ना हुआ और नौकरी छोड़ने के बाद वो बाकी की उम्र आर्थिक परेशानियों से ही जूझते रहे। नमस्कार मेरे आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम नियति आनंद है। मैं कक्षा 4फ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सन 1880। सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम, प्रेमचंद को जन्म भयो हिंदी साहित्य काम। परमेश्वर पंचन बसे प्रेमचंद कही बात, हल्कू कंबल बिन मरे वही पूस की रात। सिलिया को भरमाए के पंडित करता पाप, धर्म ज्ञान की आड़ में मनमानी चुपचाप। बेटी बुधिया मर गई कफन न पायो अंग, घीसू माधु झूमते मधुशाला के संग। होड़ी धनिया मर गए कर न सके गोदान, जीवन भर मेहनत करी प्रेमचंद वरदान। मुन्नी तो तरसत रही आभूषण नहीं पाई, दुनिया गोबर घूमते बिन शिक्षा के माही। बेटी निर्मला कह रही कन्या दीजे मेल, जीवन भर को मरण है व्याह होए बेमेल। पंच बसे परमात्मा खाला लिए बुलाए, शेखा जुम्मन देखते अलगू करते न्याय। धन्यवाद। हो रहे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो आइए शुरुआत करें माँ सरस्वती की वंदना से, जो विद्या की देवी हैं, जो भगवती सरस्वती कंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार पहने हुए हैं, जो धवल वर्ण की हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो अपने हाथों में वीणा लिए हुए है, जो सभी देवताओं द्वारा सदैव पूजित है और जो संपूर्ण विश्व की जड़ता और अज्ञानता को दूर करती है। वैसी हे देवी सरस्वती, आप हम सब की जीवन से भी अज्ञानता को तार दें और ज्ञान का प्रकाश करें। विगत वर्ष से लेकर इस वर्ष तक, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम कह सकते हैं आज तक और अभी तक हम सभी कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सब निरंतर अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कार्यों की इसी निरंतरता को बनाए रखते हुए आज हम इस आभासीय पटल पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर इस कार्यक्रम के बारे में आज यहाँ पर हम सभी इस आभासीय पटल पर एकत्रित हुए हैं हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार, महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य समारोह में। और आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे मुंशी जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी अपने घर की याद आती है। जी हाँ मुंशी जी, ठीक उसी तरह हम सब जितने भी साहित्य के से जुड़े व्यक्ति हैं, हमें भी आपकी याद आती है। आज उन्हीं यादों को सहेजते हुए, उन्हीं स्मृतियों को याद करते हुए मैं कक्षा 11वीं की कला विभाग की छात्रा अनामिका शाह को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैम। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं अनामिका शाह, कक्षा 11 वर्ग सी की छात्रा आज मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर उनके जीवन पर आधारित कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। मुंशी प्रेमचंद प्रस्तुत पंक्तियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। जब वे 16 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में की थी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया गया। नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने सेवा सदन, निर्मला तथा रंगभूमि जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है। उन्होंने कफन, पूस की रात तथा दो बैलों की कथा जैसे 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में समाज सुधार आंदोलनों, प्रगतिवादी आंदोलनों तथा स्वाधीनता संग्राम के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण किया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। मुंशी प्रेमचंद जी आदर्शवादी तथा प्रगतिवादी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनमेल विवाह, छुआछूत, लगान, स्त्री पुरुष समानता, जाति भेद जैसे प्रमुख विषयों पर चित्रण किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1918 से 1936 के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक साहित्य सृजन में लगे रहे। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हो गया। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने योग्य है। भारत की आने वाली पीढ़ियां सदैव साहित्य के इस महान स्वर्णकार का नाम सम्मान पूर्वक लेती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका आपका। जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल जैसा कि अनामिका ने अभी अभी कहा कि आने वाली पीढ़ियां भी हिंदी साहित्य के इस महान कथाकार और उपन्यासकार को हमेशा याद करती रहेगी। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सभी के समक्ष हमारे मध्य, हमारे विद्यालय के हम सभी के आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि सर कृपया आज आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। सर। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा। आपका कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षिका वृंदों को मैं नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मैंने वक्त आप
प्रारंभ कर रही थी उस वक्त मैंने घूमकर देखा, हमारी अनेक शिक्षिकाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, हमारी अनेक बालिकाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। यह मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है और पूरी तैयारी के साथ आप लोग इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। मैडम नाग, मैडम पुष्पा मिश्रा और अन्य सब टीचर जो हैं उपस्थित हैं, जिनको मैं देख रहा हूं, तो मेरी सबके प्रति बड़ी सद्भावना है। और आज के इस कार्यक्रम के बाद में इसमें जुड़ने के कारण से मुझे अपने स्कूल के छोटे बच्चों को भी देखने का और उनसे सामना करने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं भी श्रीवास्तव हूं और मुंशी प्रेमचंद भी श्रीवास्तव थे बच्चों, ये आप जानो। और वो हमारे रिश्तेदारों में हुआ करते थे, अभी भी उनके परिवार से हमारे रिश्ते हैं और मेरी भाभी उनके परिवार से ही आई हुई हैं। तो लमही गांव हमारे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और उनके साथ मैं उनके गांव में भी गया हूं और प्रेमचंद जी का स्मारक और उनका घर सब कुछ मैंने देखा है। यह सिर्फ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए देना चाहता हूं, लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रेमचंद जी का जन्म 140 साल पहले हुआ था और 1936 में उनका स्वर्गवास हुआ था। कल हमारी मम्मी अग्रवाल ने एक वीडियो भेजा था प्रेमचंद जी के जीवनी के ऊपर, मैंने देखा और हर साल मैं इस प्रकार के वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेम जो किताबें लिखी हैं, जो किताबें उपन्यास कहते हैं, कहानियां कहती हैं, ये सब हमने आपकी उम्र में ही पढ़ लिया था। यहाँ तक कि जो कफन कहानी है, दो बैलों की जोड़ी है, बूढ़ी काकी है, इस प्रकार के अनेक कहानियां जो हैं, और मैंने इनके बड़े मोटे मोटे उपन्यास भी मेरे घर में थे और मैं उनको उपन्यास, गोदान उपन्यास था, आपके सेवाश्रम उपन्यास था, कई एक बड़े मोटे मोटे ग्रंथ थे। मैं तो पढ़ते पढ़ते थक जाता था। 400-500 पन्ने का उपन्यास उसे आप लोगों की उम्र में, इतने कम उम्र में पढ़ पाना संभव नहीं है। और मैं सेवा सदन और ये कई प्रकार की जो चीजें हैं, मैं घबरा करके छोड़ दिया कि बहुत विशद लेख, परंतु पुस्तकें इतनी सुंदर प्रेमचंद जी ने लिखी हैं कि यदि आप उनको पढ़ते जाइएगा तो आपको उन्हें छोड़ने का मन नहीं करेगा। छोड़ने का आपका मन तभी करेगा जब आपको नींद थकान हो जाएगी, जब आपकी सामर्थ्य कम होगी, तब। बच्चों, ऐसा प्रेमचंद के साहित्य में क्या है, उनकी लेखनी में ऐसा क्या है जो हमको सीखना चाहिए। हमको ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि प्रेमचंद जी ने इतना सुंदर कैसे लिखा, ये जानने के लिए हम लोगों को कुछ समझना होगा। आज हम प्रेमचंद जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा मकसद क्या है कि हम प्रेमचंद जी की प्रतिभा से आपको जानकार कराएं, प्रेमचंद की लिखने की शैली से आपको जानकार कराएं, प्रेमचंद की सोच से आपको जानकारी दें। वो कैसे सोचते थे, कैसे विचार करते थे, कैसे शब्दों का चयन करते थे और कैसे लिखते थे। उन्होंने हिंदी में कहानियां लिखा, उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखा, उन्होंने फारसी में कहानियां लिखा। अपने समय में आज से 150 वर्ष पहले वो बड़े गंभीर शिक्षा प्रेमी और बड़े लगन से अपनी साधना करके ऊपर उठे थे और इस कारण से उनको बनारस के इंग्लिश मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनको आमंत्रण किया था कि आप आइए यहाँ पे पढ़ाइए, और काफी अच्छी सैलरी पे उनको रखा था, जिसके कारण से उनकी आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी हुई और वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी हो गए अपने जीवन में। प्रेमचंद की जीवनी उनके लेखनी से मैंने पढ़ा था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, परंतु उनकी सृजनता में इसके कारण से कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चों, आप लोग याद ध्यान में रखो, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य यानी जो
प्रेमचंद जी ने लिखा वो उस समय की परिस्थितियों का बयान करते हुए लिखा। उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने भारतीयों के अंदर में चेतना जगाने के लिए सोजे वतन नामक एक पुस्तक लिखी, जो उर्दू फारसी के शब्दों से भरी पड़ी थी। हम लोग आज अपने देश में नहीं यूज करते हैं, लेकिन उसको देखकर अंग्रेज सरकार बहुत खफा हो गई, बहुत गुस्सा हो गई कि ये तो हमारे भारत के लोगों को भड़का रहा है, हम लोगों को भगाने के लिए भड़का रहा है। नतीजा ये हुआ कि प्रेमचंद की सारी किताबों को पुलिस ने पकड़ करके जमा करके जला दिया, उनको देशद्रोही के रूप में उनको ले लिया। यहाँ तक ऐसा हुआ कि अपना नाम बदलना पड़ा, वो कई नाम से धनपत राय हो गए, कभी दूसरा नाम रख दिया। प्रेमचंद जी भी उनका असली नाम नहीं था। तो ये सब चीजें की, लेकिन वो अपनी लगन के पक्के थे, वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते थे, गांव के किसानों की दुर्दशा के बारे में वो कहना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि गरीब खेतिहर मजदूर के घर में कितनी तकलीफ होती है, कितना तनाव होता है, हैं? बाप बेटा बैठे रहते हैं और घर में बहू गुजर जाती है, कितने बड़े दुख की चीज है। एक बड़े जमींदार को कैसे इंटरव्यू लेना पड़ता है, स्वयं छद्मवेश में जा करके और चुनना पड़ता है कि कौन सही ढंग से उनका स्टेट का मैनेजर होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये उस समय की, प्रेमचंद जी के समय की बड़ी ज्वलंत समस्याएं थी, और उन ज्वलंत समस्याओं का इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। परिवार में धन रुपए पैसे के लालच में क्या क्या हो जाता है, उन्होंने सब अच्छी अच्छी कहानियां बना करके, यहाँ तक कि उन्होंने कलकत्ता को भी अपनी कहानी में जोड़ दिया था। वो जो गहना का गबन बोल के जो कहानी है उसमें पढ़िएगा तो उनको इतनी अच्छी समाज की जानकारी थी। मैं जब बच्चा था ना, तो मैं सोचता था कि तुलसीदास जी रामायण लिखे तो क्या वो नासिक गए थे, वो क्या किष्किंधा गए थे, क्या वो रामेश्वरम गए थे, क्या वो श्रीलंका गए थे, कैसे उन्होंने इतना सुंदर लिख दिया सबके बारे में। ये उनकी जानकारी थी, इसी तरीके से प्रेमचंद की जानकारी थी कि उन्होंने जो अपना लिखा है उसको जब आप पढ़ने लगिएगा तो आपको लगेगा कि आप उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का और आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। ये एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति की सोच होती है, जो उन्होंने उस वक्त ऐसा लिखा कि हम आज भी पढ़ते हैं तो हमको खुशी मिलती है, हमको आनंद आता है कि वह उस समय की परिस्थितियों का कैसे कितना सुंदर चित्रण हुआ है। अब आज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिनों में इतनी जबरदस्त बरसात हुई है कि बहुत से क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, बहुत से लोगों को बड़ी असुविधाएं हो रही हैं, बहुत से लोगों के घर में पानी भर गया है। ये क्या है? ये समाज की परिस्थिति है। इसमें आप एक गरीब मजदूर का परिवार एक छोटी सी टाली बाड़ी में ग्राउंड फ्लोर में रहता है और उसके घर में वो जमीन पे ही सोता है और बच्चे हैं और उसकी पत्नी है, उसका 4 आदमियों का परिवार है। रात के 12 बजे इतना जोर से पानी बरसता है कि उसके घर में पानी घुस जाता है। घर में पानी घुस जाता है तो बर्तन तैरने लगते हैं, जमीन भर जाती है पानी से। अब वो क्या करें, वो कहाँ बैठे, कहाँ सोएं, कहाँ खाएं, क्या पिए, क्या करेंगे, कल दूसरे दिन कैसे क्या होगा। आप उनकी समस्याओं को सोचिए। ऐसी ही समस्याओं को लेकर के जी ने उस वक्त जो समस्याएं थी उसके ऊपर उन्होंने अपना साहित्य लिखा। आज आप देखते हैं कि लोकल ट्रेन बंद होने से लोगों को कितनी असुविधा है, रोजी रोजगार में समस्या आ गई। कोरोना का क्या प्रभाव हुआ, और कोरोना जब नहीं थी हावड़ा स्टेशन पे कितनी भीड़ होती थी, हावड़ा पुल पे कितनी भीड़ होती थी, हमारा कलकत्ते का बड़ा बाजार कितना जगमगाया करता था। ये हमने क्या बताया आपको, ये हमारी आज की वास्तविकता है, आज की परिस्थितियां हैं। इनको लेकर के कहानियां लिखी जा सकती हैं, उपन्यास लिखा जा सकता है। एक बच्चा कैसे बड़ा हुआ, कितने तकलीफ हुई उसके साथ में भी वो उन तकलीफों का उनका परिवार सामना करते हुए किस प्रकार अपने बच्चों का लालन पालन करता है।
फीस देने की व्यवस्था करता है, किस प्रकार उनकी पुस्तकों का रख रखाव करता है। यही चीज यदि आप अच्छे तरीके से लेखनीबद्ध कर दीजिएगा तो प्रेमचंद का साहित्य तैयार हो गया। प्रेमचंद जी ने 1880 में जन्म लेने के बाद 1900 से 1936 वर्ष 1936 तक, जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कफन कहानी का किया, उन्होंने ईदगाह कहानी का किया, उन्होंने सेवा सदन उपन्यास लिखा, उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर वो विरोधी हो गए, अंग्रेजों के विरोधी हो गए, इसलिए उन्होंने साहित्य लिखा। यानी उनके जीवन में उस समय उस समाज में, उनके समाज में जो ज्वलंत घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही थी, उनके प्रति अपने को सहिष्णु बना करके समाज की परिस्थितियों को समझने के साथ साथ उनको लेखनीबद्ध किया। इसीलिए साहित्य जो है वो हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे एक तो जीवन जैसे लगता है कि हम उसी में मिल गए हों, हम उसी कहानी का एक हिस्सा बन गए हों। हमको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आने लगती है। बच्चों, जब आपकी परीक्षा होती है तो आपसे कहा जाता है कि आप किसी घटना को डिस्क्राइब करिए, आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना होता है। आप तो नंबर कैसे मिलता है? जितना सुंदर आप चित्रण करिएगा, जितना अच्छा आप लिखिएगा, जितने विस्तृत रूप में आप समझा के बताइएगा, उसके मुताबिक आपको नंबर देंगे। इसलिए लिटरेचर का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। हम कोई घटना देखते हैं, कोई दुर्घटना देखते हैं, अब कोई समस्या देखते हैं, उसको हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको हम चित्रांकित कर सकते हैं, ये प्रतिभा हर बच्चे में बहुत आवश्यकता है। और इस दिशा में प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखा, जो कहानियां लिखी, वो उनके तत्कालीन समाज की सारी समस्याओं का, सारी घटनाओं दुर्घटनाओं का जीवंत चित्रण है। और उस जीवंत चित्रण को जब हम पढ़ते हैं तो हमको आनंद आता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये एकदम बिल्कुल वास्तविकता ही है। इसी को साहित्य सृजन कहते हैं बच्चों। तो अभी आप लोग क्लास 6 में हो, कोई क्लास 5 में है, कोई क्लास 11 में है। आप लोग बड़े होकर के क्या बनोगे ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन सर्वगुण संपन्न बनाना एक स्कूल का कर्तव्य होता है। इस सर्वगुण संपन्न बनाने की दिशा में साहित्य सृजन, साहित्य के प्रति जानकारी, प्रमुख साहित्यकारों के जीवन के बारे में जानकारी, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी, और प्रेमचंद जी जैसे व्यक्तित्व जिनको हम कहते हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट, सम्राट का मतलब होता है राजाओं के ऊपर वाला व्यक्ति। यानी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं इतनी उत्कृष्ट हैं कि उनको सर्वोत्तम दर्जा दिया जाता है। इसीलिए आज के दिन हम लोग उनकी जन्म जयंती मनाते हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए, उनके साहित्य के प्रति अपना आदर सम्मान करते हुए हम लोग प्रेमचंद जी की जयंती मनाते हैं। इस घटनाओं को बच्चों आपको याद रखना चाहिए। आप 6 में हैं तो प्रेमचंद जयंती मना रही हैं, अगले साल 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगी, 11 की बालिकाएं 12 में जाएंगी, फिर जीवन में उतर जाएंगे। लेकिन उन्होंने सीखा कि तत्कालीन आज के समय आपकी जो समस्याएं हैं, यदि हम उनका सही ढंग से चित्रण करें तो आने वाले समय में हमारे प्रति भी लोगों के मन में आदर भावना होगी, हमारा चित्रण बहुत अच्छा होगा। एक कहानी आपको बताना चाहता हूं बच्चों। रॉबिन्सन क्रूसो बोल करके एक इंग्लिश में उपन्यास है, जिसको एक मिस्टर डैनियल डेफो बोल करके व्यक्ति ने लिखा था। जब वो उपन्यास इंग्लैंड में और यूरोप में छपा तो वो इतना जीवंत चित्रण है, कभी आपको मौका मिले तो पूरी किताब उनका ओरिजिनल लेकर के पढ़िएगा, आपको पता चलेगा इतना सुंदर उसने चित्रण किया है, हर घड़ी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, और सारी घटनाओं का, कि लोग ये विश्वास करने लगे कि यही डैनियल डेफो ही रॉबिन्सन क्रूसो है। और वो
ये सारी घटनाओं को, अपने जीवन की घटनाओं को लिखा है, क्योंकि इतना जीवन चित्रण तो कोई कर ही नहीं सकता। लोगों के मन में शक हो गया और इस कारण से उन्होंने उसको एक क्रूसिफाइड खंबे पे उसको बांध दिया, 8 दिन तक रखा। बताओ ये व्यक्ति कौन था? तुम ही तो हो गए हैं। लेकिन उसने कहा भाई मैं नहीं हूं, मैंने अपनी कलम से कहानी लिखी है, ये पूरी कहानी है, ऐसा कोई रॉबिन्सन क्रूसो बोल के आदमी नहीं है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पूरा यूरोप इतना आश्चर्यचकित था कि डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास कितने खूबसूरत ढंग से लिखा। उसकी लेखनी का ऐसा चमत्कार था कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि ये कहानी है, ये झूठी चीज है, ये उसने बनाया है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप उस इंग्लिश लिटरेचर को भी पढ़िए, हिंदी लिटरेचर को भी पढ़िए, बंगला लिटरेचर को भी पढ़िए और रशियन साहित्य को पढ़िए, जो आपको अनुवादों में मिल सके वो पढ़िए। और साहित्य पढ़ने से आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपनी समकालीन समस्याओं के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी और आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से आलोकित होगा, ज्ञानवान बनिएगा। इसलिए मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को और जो भी इस प्रकार के कहानी और उपन्यास मिले, अपने खाली समय में, जो ऐसे समय में जिस वक्त आप अपने को फ्री महसूस करते हैं, उस वक्त यदि आप उनको पढ़ेंगे तो वो आपको एक मेंटल फूड के रूप में, मानसिक भोजन के रूप में आपके उन्नति का एक बहुत सुंदर साधन बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी शिक्षिकाओं ने मेरी भावनाओं को समझते हुए इतना सुंदर आयोजन किया है और हर कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। इसमें मेरे सभी बच्चों से और सभी शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि जिसको जब कभी भी मौका मिले वो इस प्रकार के आयोजन में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के भाग लें और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें और इन सभी कार्यक्रमों से सीख लेकर अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा करें। उनकी प्रेरणा को भी अपने जीवन में आदर्श मान के उनके लेखनी से जो प्रेरणा किया जाने वाला है उससे भी प्रेरणा लेकर के आप उसको अपने जीवन में अपनाइए। और मैं आशा करता हूं कि इससे हमारी बच्चियां जितना अच्छी तरीके से समझ पाएंगी उससे उनका विकास होगा, वो आने वाले जीवन में बहुत प्रतिष्ठित रहेंगी और हमारी छात्रों को, हमारी शिक्षिकाओं को मानसिक शांति मिलेगी कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपनी बच्ची बालिकाओं की बुद्धि विकास में उन्होंने सहयोग किया और अच्छी से अच्छी बालिकाएं बन के निकलेंगी। मैं इस विषय में सभी शिक्षिकाओं को एक और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं बहुतों से मुखातिब हूं कि आप लोगों के प्रयत्न से ही हमारे स्कूल का इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया, इतना लाजवाब 99.75% पाने वाली बच्ची का रिजल्ट निकला है। ये सब क्या है, हम कोई बातचीत करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई क्लास लेते हैं, बच्चे कितना पकड़ते हैं, कितना सीखते हैं, कितना अपनाते हैं, ये उनकी सीख और उनके अपनाने के कारण से ही आज हमारे स्कूल की बालिकाओं ने 99.75% या मिनिमम 84% नंबर उठा करके जो अचीवमेंट किया है वो अत्यंत सराहनीय है। आप लोग सभी मन लगा करके इसी तरह कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करिए और अपना विकास करिए। मेरी सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि सर को हम सभी ने सुना, सर ने अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन किया और हम सदैव उसी मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। अब मैं मंच संचालन का कार्य अनामिका आप सुन पा रही हैं? हाँ मैम, धन्यवाद मैम। मुंशी प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपनी विद्यालय की कक्षा 6वीं और 7वीं की अपनी छोटी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वे मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी ईदगाह के नाट्य मंचन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी आप लोग के नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईदगाह। पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन ईदगाह लड़कों को बूढ़ों के लिए है
इनके खुद में तो कुबेर का धन भरा है। 1, 2, 10, 12 पूरे 12 पैसे हैं मेरे पास। 1, 2, 3, 8, 9, 15। मेरे पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनी पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, केक और जाने क्या क्या। जब इसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमितें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तो देखेंगे कि नूरे और समीर कहाँ से उतने पैसे लाएंगे। आज आमिर होता तो क्या ऐसे ही ईद आती और चली जाती? किसने बुलाया है अपनी गोरी ईद को? इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या काम? उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। गांव से सारे बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के मेरे सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दी? मेरे नानी की जान 3 को चलेगा कैसे? मैं ही उसके साथ चल पड़ती और थोड़ी थोड़ी दूर पर इसे गोद में ले लेती। लेकिन ऐसे भैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारे सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। गांव से मेला चले और बच्चों के साथ गांव में तो कर लग गए हैं। फिर एक जुट कर पड़ते हैं। क्लास खत्म होते ही सब आपस में मेले की ओर चल पड़ते हैं। उसके बाद सबने मिठाइयाँ खानी है। मेरे दृष्टि रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। मेरा सिपाही आएगा तो फौरन बंदूक से उसे फायर कर देगा और मेरा वकील खुद मुकदमा लड़ेगा। और मेरा धोबी हर रोज कपड़े धोएगी। मिट्टी के खिलौने हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। दादी के पास तवे से रोटी सेकती है। अगर मैं उन्हें चिमटा लाकर दे दूं तो प्रसन्न हो जाएंगी। ये चिमटा कितने का है? अरे बच्चे, ये चिमटा तुम्हारे कोई काम का नहीं है। टिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ है, तभी तो यहाँ लगाया। तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? ये चिमटा कुल 6 पैसे का है। तुम्हारे ठीक 5 पैसे लगा देंगे। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। 3 पैसे लोगे? ठहरो, इधर आओ। ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? जरा अपना बरिस्ती जमीन पे गिरा दे, सारी चूर चूर हो जाएंगे बच्चों। चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा। मेरे खंजी जैसे बदलोगे, 2 आने का है। अच्छा, पानी तो नहीं बरसाएगा? अगर बच्चा पकड़ा जाएगा तो अदालत में बंधते फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैर पकड़ने ही पड़ेंगे। तुझे और कोई चीज न मिले जो ये लोहे का चिमटा उठा रहे आया? तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी सेकते वक्त जल जाती थी, चिमटा ले आया। बच्चे में कितना स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को मिठाइयाँ खाते और खिलौना लेते हुए इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसकी बुढ़िया दादी की याद बन रही।
यहाँ पर ये नाटक समाप्त होता है। इस कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। यह बालमुख ज्ञान को दर्शाती है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि उम्र नहीं, एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परीक्षा दे देता है। धन्यवाद। मुंशी जी की इस कहानी का बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति हुई यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी छात्राओं का। धन्यवाद अनामिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों व उपन्यासों में यथार्थवाद का गहराई से दर्शन होता है। और ईदगाह कहानी में भी जमीनी सच्चाई को दिखाई गई है। इसमें हामिद का त्याग भी दर्शाया गया है। एक छोटा सा बच्चा जो अपने दो मित्रों के बीच रहता है और फिर भी वो अंत में चिमटा ही खरीदता है अपनी पूरी अमीना दादी के लिए। साथ ही साथ इस कहानी में हामिद और उसके सभी मित्रों के बीच का माधुर्य व पावन मित्रता को भी दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि आगामी काल मित्रता दिवस है, इसलिए मुंशी जी की इस कहानी में भी यह मित्रता का यथार्थ यहाँ भी चरितार्थ हो रहा है। और यह सत्य भी है, सत्य ही नहीं, यह अटल सत्य है कि इस पूरी दुनिया में सभी संबंधों को ध्यान में अगर रखें तो उन सभी संबंधों में सर्वश्रेष्ठ संबंध हम सभी का मित्रों से ही होता है। मित्र वह स्तंभ होता है जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो इस कहानी को ध्यान में रखते हुए, मुंशी जी के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए आप सभी को मित्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय की विज्ञान विभाग की कक्षा 11वीं की छात्रा नंदिका अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ, जो हमें मुंशी जी की साहित्यिक जीवन से अवगत कराएंगी। नंदिका। धन्यवाद मैडम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सुप्रभात। मैं नंदिका अग्रवाल कक्षा 11वीं वर्ग की छात्रा हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हिंदी साहित्य में उनके द्वारा किए गए योगदान पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यास साहित्य को वास्तविक भूमि पर लाकर खड़ा किया। उनकी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों तथा उनकी समस्याओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी ने कहानी, लेख, उपन्यास, नाटक, समीक्षा आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, परंतु प्रमुख रूप से वह कथाकार थे। अपने जीवन काल में ही उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी प्राप्त हो गई थी। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, फूस की रात, कफन, मंत्र, नमक का दरोगा, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी आदि उनकी अनेक कहानियों में से हैं, जो उन्होंने लगभग 24 संग्रहों में प्रकाशित की हैं। इसके अलावा उन्होंने गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि अनेक उपन्यासों की भी सृष्टि की। प्रेमचंद जी एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक तथा एक संवेदनशील रचनाकार के रूप में हुए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं न थी, तब साहित्य में इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई और दूसरा न था। प्रेमचंद जी ने साहित्य पर न सिर्फ इस देश में बल्कि बाहर भी अनेक शोध कार्य किए गए हैं। इसलिए न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी मुंशी प्रेमचंद जी को विशेष स्थान। अतः एक महान साहित्यकार और आधुनिक युग पितामह के रूप में उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा नंदिका। उन्हें हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में सदैव हम भी याद रख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा याद रखती रहेंगी। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अपने आप को म्यूट रखें। नंदिका, मैं अब मंच का कार्य संचालन भी आपको सौंप रही हूँ। धन्यवाद मैम।
नाट्य प्रस्तुति के बाद अब मैं हमारे ही विद्यालय की प्राथमिक विभाग की कक्षा 5वीं की हमारी 2 छोटी बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे एक एक कर अपनी कहानियों को प्रस्तुत करें। सबसे पहले प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है 2 बैलों की आत्मकथा सुहासिनी ठाकुर प्रस्तुत करेंगी। सुहासिनी। नमस्कार, मेरा नाम सुहासिनी ठाकुर है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है 2 बैलों की कथा। झूड़ी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। प्यार था। झूड़ी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन झूड़ी की पत्नी का भाई गया आया और कुछ दिनों के लिए उन दोनों बैलों को ले गया, पर बैलों को नहीं पता था कि वो क्यों और कहाँ जा रहे हैं। गया को उन दोनों बैलों से नफरत था। वह उन्हें सूखा भोजन देता, इसलिए दोनों बैलों ने वहां से भागने का फैसला किया और वो वहां से भाग निकले। जब अगले दिन झूड़ी ने हीरा और मोती को देखा तो वो सब कुछ समझ गया और बहुत प्यार से उन्हें सहलाने लगा। किंतु झूड़ी की पत्नी गुस्सा हो गई और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बैल बहुत खुश थे। अगले दिन गया वापस आया और फिर से उन दोनों बैलों को ले गया, पर अब घर पहुंचने के बाद गया ने दोनों बैलों से बहुत मेहनत वाले काम करवाने शुरू कर दिए। जब तब मारता पीटता और उनके साथ बहुत सख्त व्यवहार करता। गया के घर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की को उन दोनों बैलों से बहुत प्रेम था। वह उन इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती और रात को चुपके से उन्हें कुछ अच्छा खिलाती। दोनों बैलों को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। दोनों बैलों को भागने में उस लड़की ने सहायता की और दूसरी तरफ जैसे ही गया को पता चला दोनों बैलों के भागने के बारे में, वो उनके पीछे तेजी से भागा उन्हें पकड़ने के लिए, किंतु पकड़ ना सका और दोनों बैल भाग गए। भागते भागते रास्ते में उन्हें एक सांड दिखा। सांड उनकी तरफ झपका। दोनों बैल बहुत घबरा गए। यदि सांड चाहता तो किसी एक को मार देता, पर यहाँ 2 थे, मिलकर काम करने में बल है। दोनों बैलों ने सींग मार मार कर सांड को भी वहां से भगा दिया। आगे मटर का खेत दिखा। भूख तो लगी ही थी और हरे भरे मटर देखकर उनसे रहा ना गया और उन्होंने मटर खाना शुरू कर दिया। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और उन्हें कांजी हौस में डाल दिया। वहां दूसरे जानवर भी थे जिनके खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं था। तो दोनों बैलों ने सोचा कि यदि ये दीवार गिरा दे तो हम वहां से निकल सकते हैं, और उन्होंने दीवार गिराना शुरू कर दिया और जल्द ही दीवार टूट गई। सभी जानवर वहां से निकल गए, पर हीरा और मोती नहीं गए। जब अगले दिन सुबह हुई तो कांजी हौस वाले ये देखकर हैरान हो उठे और उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी ने सबसे ऊंची बोली बोलकर उन दोनों बैलों को खरीद लिया। मार खाते खाते और भूख सहते सहते वो बहुत कमजोर हो गए थे। व्यापारी ने उन्हें अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। पता नहीं रास्ता जाना पहचाना कुछ लग रहा था, ना जाने कहां से दम आ गया। वो एकदम तेजी से भागे और अपने घर पहुंच गए। जब झूड़ी ने हीरा और मोती को देखा तो उसकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था, पर व्यापारी उनके पीछे भागते भागते वहां तक पहुंच गया और उन्हें मांगने लगा, पर दोनों बैलों ने व्यापारी को भी वहां से भगा दिया। जब झूड़ी की पत्नी ने उन दोनों बैलों को देखा तो वो भी बहुत खुश हुई और उनके माथे चूम ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशुओं से प्यार करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। मिलती है कि संगठन में ही बल होता है। धन्यवाद सुहासिनी। अब मुंशी प्रेमचंद जी की दूसरी प्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है नमक का दरोगा, राजनंदिनी तिवारी प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम राजनंदिनी तिवारी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद द्वारा रचित
एक अनुपम कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यापार का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपके इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकाल लेता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबार थे। पटवारीगिरी का पद छोड़ तब इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी नौकरी की तलाश में निकले। तभी उनके पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अब तुम घर के मालिक हो, इसलिए ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय ज्यादा हो। अच्छे शगुन से निकले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यह समाचार सुन उनके पिता बहुत खुश हुए। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर को आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से सभी का दिल जीत लिया था। उनके दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी जिसके ऊपर एक पुल था। यह पुल ही एकमात्र सहारा था यमुना नदी पार करने का। उस रात को मुंशी जी सो रहे थे। तभी उन्हें नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे सोचने लगे कि इतनी रात को गाड़ियों की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई दे रही है। वह तुरंत अपनी वर्दी पहन अपने साथ एक जमादार लिए घोड़े पर सवार निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के ऊपर से जा रही थी। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? धीरे से आवाज आई, पंडित अलोपी दीन की। जब उन्होंने यह प्रश्न किया कि गाड़ियों में क्या है तो सब चुप हो गए। इसीलिए वंशीधर स्वयं जाकर देखने लगे तो उसमें नमक था। उसी समय पंडित अलोपी दीन रथ पर बैठे आ रहे थे। वो वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जब उन्होंने दारोगा जी को कुछ लेन देन कर बात निपटाने को कही तो दारोगा जी भड़क गए और उन्होंने अपने जमादार बदनू सिंह को कहकर पंडित जी को गिरफ्तार करवा लिया। अगले दिन कोर्ट में कोई प्रमाण न होने के कारण और पंडित जी के पक्षपाती वकीलों के कारण पंडित जी तो छूट जाते हैं, लेकिन सब वंशीधर को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसीलिए कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था और इसी कारण उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। जब वे घर आते हैं तो सब उनसे बहुत गुस्सा रहते हैं। इसीलिए मुश्किल से 1 सप्ताह बीत जाता है। उनके घर एक दिन पंडित अलोपी दीन आते हैं। वो उनकी ईमानदारी से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने अपने पूरे कारोबार का मैनेजर वंशीधर को बना दिया होता है। यह सब देखकर दारोगा जी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ईमानदारी और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। सुहासिनी, राजनंदिनी एवं नंदिका, आप तीनों का, सुहासिनी बहुत ही अद्भुत, राजनंदिनी बहुत ही अद्भुत कहानी। चलिए अब कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है, परंतु उससे पहले मैं हमारे विद्यालय की उप प्राचार्य महोदया मैडम नाग से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वो हम सभी के समक्ष अपना वक्तव्य रखें। मैम। सुप्रभात। प्रिंसिपल सर को मेरी प्रणाम, सारी शिक्षिकाओं को मेरी प्रणाम, बच्चों को मेरा प्यार। बहुत ही नेक अनुष्ठान है जहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जयंती हम लोग मना रहे हैं। प्रस्तुति मुझे सर की तरह बहुत ही अच्छा लगा और मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम सर सब कुछ बोल चुके, बहुत कम शब्द मैं बोलूंगी। मुंशी प्रेमचंद को हम लोग इसलिए जानते हैं, उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था और उनकी उपन्यास या ड्रामा बोलिए, नाटक या शॉर्ट स्टोरी, कहानियां, ये सब सामाजिक रूप से या सामाजिक दर्पण कहा जाता था।
मैं ज्यादातर बातें हिंदी में करूंगी क्योंकि ये प्रेमचंद जयंती है, और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई वुड प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी. Although I think I have to use few in English words in between. Munshi Premchand, he was so much aware of the social norms of his times कि not only he was known in the country, देश के बाहर भी उनकी लेखन की चर्चा होता था. और हम खाली ये बोलेंगे कि आप लोग जो जानते हो, हमारा बहुत ही नामी चित्र फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय, उन्होंने 2 फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानी के ऊपर बनाया. एक था शतरंज के खिलाड़ी और दूसरी है सदगति. जिन्होंने ये 2 फिल्म्स सत्यजीत रॉय को देखा तो उनको पता चलेगा कि मुंशी प्रेमचंद सामाजिक जो संस्कार करने के लिए कितना उत्सुक थे, और सामाजिक तौर से वो चाहते थे कि अंग्रेजों के जमाने में जो हम लोगों के बीच जो क्या बोले समाज में जो मुश्किलें था वो ठीक हो जाए, और उसके लिए उन्होंने अपने कहानी लिखे. I think I should speak in English. So he was basically a person who wanted to bring in transformation in the society. He was famous for his social messages, and then as I had been working in the school as the academic head, I have seen that always the council has tried to include stories, novels written by मुंशी प्रेमचंद. पहले तो मुंशी प्रेमचंद की गोदान जो नॉवल थी वो ICSE बच्चों को पढ़ाया जाता था. Even in some of the short stories of Munshi ji was included in the council syllabus. But now today morning I had a discussion with Madam Mishra, and I keep talking to Madam Joshi that still the short stories of Munshi Premchand are included in the ICSE syllabus, in the Hindi syllabus of the council. Why? Because council always wants the students to be aware of the activities, the problems taking place in the society, because education is not only teaching or gaining knowledge, it is strengthening the character of a person. चरित्र गठन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए बच्चे चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से अवेयर हो जाए, इसीलिए हम लोग ये सब प्रोग्राम्स करते हैं, एकेडमिक क्लासेस करते हैं. तो आई एम ग्रेटफुल. आई थैंक मैडम पुष्पा मिश्रा, our Hindi department, our co-curricular department, our students for arranging such a lovely show. And I would also like to thank the children who performed so well, especially the 2 small students of class 5 who narrated the stories of Munshi Premchand, और class 11 के बच्चे जो नाटक प्रस्तुत की वो भी बहुत अच्छा था. Thank you teachers, thank you children for giving me an opportunity to give me a glimpse of the life of Munshi Premchand. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका. आपके वचनों को हम याद रखेंगे और मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को और भी गहन अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे. कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, और मैं कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए हमारे धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु हमारे विद्यालय की हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम लता जोशी मैडम को आमंत्रित करती हूँ. मैम. नमस्कार. साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु
पुच्छ विषादहीन, अर्थात साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना सिंग और पूंछ के पशु के समान है, ऐसा कहा गया है। कर्म ही पूजा है, जिनके लिए ऐसे साहित्य प्रेमी मुंशी प्रेमचंद जी को याद करते हुए हम सभी इस आभासी पटल पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही धन्यवाद करती हूँ विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती कामनी नाग जी का, वरिष्ठ विभाग की प्रधानाचार्य मैडम स्वाति रे जी का, प्राथमिक विभाग की प्रधानाचार्य मैडम डालिया मजुमदार, मैडम परोमिता जी का, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती मैडम नैना चक्रवर्ती, वित्त अधिकारी सुब्रतो भट्टाचार्य जी तथा उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। शाबाशी देती हूँ प्यारी बच्चियों को, जिन्होंने इतने कम समय में बहुत सुंदर ढंग से तैयारी की और अपनी प्रस्तुति की। स्नेहाशीष की पात्र हैं नंदिका अग्रवाल और अनामिका शॉ, जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। हिंदी विभाग की सभी अध्यापिकाओं का धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ ही मैडम भागीरथी दागा, मैडम संगीता दे, मैडम मधुमाला प्रसाद, मैडम पम्मी अग्रवाल, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम सभी जोड़ पाए। अंत में हिंदी की सह पाठ्यक्रम की प्रभारी तथा हमारी हिंदी की प्रिय वरिष्ठ अध्यापिका पुष्पा मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। अंत में सबके मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। जय हिंद।